दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सरकार के प्रकार को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार के प्रकार। नंबर 1 संसदीय सरकार, नंबर 2 अध्यक्षीय सरकार। संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कार्यपालिका व विधायिका के संबंधों के आधार पर संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। इस क्रांति द्वारा निरंकुश राजतंत्र के आधार पर संवैधानिक राजतंत्र का जन्म हुआ और साथ साथ संसदीय संप्रभुता का जन्म हुआ। इसका संसदीय सरकार का अर्थ आदर्श घर इंग्लैंड में है। भारत ने संसदीय लोकतंत्र का विचार इंग्लैंड से लिया है, लेकिन संसदीय संप्रभुता के स्थान पर संविधान के संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के मुख्यतः दो कारण हैं। नंबर 1 स्वतंत्रता के लगभग 50 वर्ष पहले से भारत में इसका प्रयोग हो रहा था। नंबर 2 इसमें उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली में समसामयिक कार्यों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के कार्यों का भी मूल्यांकन हो जाता है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री का सर्वाधिक शक्तिशाली। इस प्रणाली ने कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के निम्न सदन के प्रति सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। अर्थात एक भी मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रणाली को संसदीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में संपूर्ण सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री या वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली कहते हैं। विलियम हार्कोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों में चंद्रमा की संज्ञा दिया। जेनिंग ने प्रधानमंत्री को ग्रहों में सूर्य की स्थिति माना। लास्की ने उसको मंत्रिमंडल का केंद्रबिंदु बताया तथा लॉर्ड मैकाले ने उसे समकक्षों में प्रथम बताया। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में गार्नर का कथन है, संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधायिका के लोकप्रिय सदन अपने कार्यों तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। बेन झाट का कथन है, मंत्रिमंडल वह कड़ी है जो जोड़ती है एक वक्लस को, जो कार्यपालिका व विधायिका के बीच गठबंधन करती है। इस प्रणाली में देश में दो प्रधान होंगे, एक राष्ट्र का संवैधानिक या औपचारिक प्रधान होगा जिसे इंग्लैंड में सम्राट और भारत में राष्ट्रपति कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां इसी में निहित हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह किसी भी शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, क्योंकि उसे विवेक का अधिकार नहीं है। दूसरा, सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद ही करती है, लेकिन राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्र का संवैधानिक सरकार के वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है और वास्तविक प्रधान के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
मंत्रीगण राष्ट्र के संवैधानिक पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका या सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। सरकार तभी तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे बहुमत प्राप्त है। विधायिका का निम्न सदन कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को उसके पद से हटा सकता है। इस प्रणाली में मंत्रिमंडल में गोपनीयता या एकरूपता होती है। एक मंत्री का बयान भी सरकार का बयान माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण। नंबर 1, कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 2, कार्यपालिका व विधायिका के बीच विलयन का सिद्धांत कार्य करता है, अर्थात कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। नंबर 3, कार्यपालिका दो भागों में बटी होती है, जिसे संवैधानिक कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नंबर 5, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। नंबर 6, कार्यपालिका या सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। गुण। नंबर 1, इसमें कार्यपालिका व विधायिका के बीच सहयोग की भावना पाई जाती है। नंबर 2, इसमें उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। जैसा कि डायसी का कथन है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडल को जनमत के प्रति अत्यधिक सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि उसी पर उसका अस्तित्व टिका रहता है। नंबर 3, इसमें सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि विधायिका सरकार के समय समय पर प्रश्न पूछकर और उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाकर उस पर नियंत्रण रखती है। नंबर 4, इसमें विरोधी दल का भी अत्यधिक महत्व होता है। इंग्लैंड में विरोधी दल को छाया मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। नंबर 5, इसमें जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है, इसलिए यह अत्यधिक लोकतांत्रिक होता है। सिडनी लो ने संसदीय शासन प्रणाली से निम्नलिखित लाभ बताया। नंबर 1, लोकतंत्री सिद्धांतों की रक्षा जनप्रतिनिधियों के ऊपर। नंबर 3, शासन संचालन का उत्तरदायित्व। नंबर 4, मंत्रिमंडल का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। नंबर 5, जनता में संप्रभुता का निवास। नंबर 6, कार्यपालिका व विधायिका के बीच सहयोग। दोष। नंबर 1, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव। नंबर 2, बहुमत की स्थिति में मंत्रिमंडल के निरंकुश होने की संभावना। नंबर 3, कार्यकाल की अस्थिरता। नंबर 4, दुर्बल शासन। नंबर 5, संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं। नंबर 6, अयोग्य व्यक्तियों के शासन की संभावना। एक संसदात्मक शासन वाले देशों में संसदीय शासन प्रणाली बांग्लादेश, अल्बानिया, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनान, हंगरी, इजराइल, लक्ज़ेमबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर तथा तुर्की आदि में पाए जाते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले देशों में संसदीय शासन प्रणाली जैसे ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, इथियोपिया, जर्मनी, इराक, इटली, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन आदि देश आते हैं। बर्लिन के अनुसार संसद एक ऐसा रंगमंच है जहां राजनीति का नाटक खेला जाता है। यह राष्ट्रीय विचारों का रंगमंच है। यह वह विद्यालय है जहां भावी राजनीतिक नेताओं का पर्यवेक्षण होता है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों शक्तिशाली होते हैं। दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं।
और वह अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसका जन्म सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, अतः इसका आदर्श घर अमेरिका है। यह प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसमें शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का भी कार्य करता है, अर्थात कुछ मामलों में कार्यपालिका विधायिका की और विधायिका कार्यपालिका की सहमति लेती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के कार्य को अस्वीकार नहीं करते। इस प्रणाली में कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। जैसा कि गार्नर ने कहा है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी कार्यावधि के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है तथा अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इस प्रणाली में कार्यपालिका एकल होती है, अर्थात राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान और सरकार का वास्तविक प्रधान दोनों एक होता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। वह अपने मनपसंद व्यक्तियों को मंत्री बनाता है और मंत्रीगण उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। समय के पूर्व उसे केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। इसमें विधायिका कार्यपालिका से न तो कोई प्रश्न पूछ सकती है और न ही उसके प्रति कोई प्रस्ताव ला सकती है। लक्षण। नंबर 1, कार्यपालिका एकल होती है। नंबर 2, कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। नंबर 3, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, परंतु इसमें नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी पाया जाता है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। गुण। नंबर 1, शासन में अस्थायित्व। नंबर 2, शासन में कुशलता। नंबर 3, राजनीतिक दलबंदी के दुर्गुणों का अभाव। नंबर 4, संकट काल के लिए उपयुक्त। नंबर 5, बहुदलीय व्यवस्था वाले देश के लिए भी उपयुक्त। नंबर 6, राष्ट्रीय एकता का समर्थक। दोष। नंबर 1, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। नंबर 2, कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच सहयोग का अभाव। नंबर 3, शासन प्रणाली में जटिलता। नंबर 4, एक व्यक्ति पर अधिक उत्तरदायी। नंबर 5, जनता की सहभागिता का अवसर कम मिलता है। नंबर 6, राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बेलारूस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में यह प्रणाली पाई जाती है। तो इस प्रकार से सरकार के प्रकार का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।